हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल माही बायोलॉजी कॉन्सेप्ट इन हिंदी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, जो आज की हमारी क्लास होगी वो किस पे होगी? बायोलॉजी, 12th बायोलॉजी की जीव विज्ञान की अध्याय नंबर 2। ठीक है, अब ये अध्याय नंबर 2 है जिसका नाम है नर एवं मादा युग्मोद्भिद की संरचना एवं विकास। ठीक है, अब हम अध्याय 2 पढ़ने से पहले हमने अध्याय 1 में पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि जो जनन होता है, आवतबीजी पादपों में जनन होता है वो किस प्रकार होता है और कौन कौन से होते हैं। तो हमने आवतबीजी पादपों में जनन कौन कौन से पढ़े। सबसे पहले तो इसके कितने प्रकार होते हैं? आवतबीजी पादपों में जनन 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है आपका अलैंगिक जनन और दूसरा होता है आपका लैंगिक जनन। ठीक है, अब जो अलैंगिक जनन में हमने क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा अनिषेक बीजता और दूसरा पढ़ा हम कायिक जनन के। भाई कायिक जनन के प्रकार पढ़े, कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, अब ये प्राकृतिक कायिक जनन कौन कौन से होते हैं? जिसके द्वारा तनों द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा और जननांगों द्वारा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? आपने क्या पढ़ा था? जो कृत्रिम या आर्टिफिशियल है कायिक जनन किस प्रकार होता है, उसमें आपने पढ़ा था जो जीवारोपण है, ठीक है, और उसके मुकुट रोपण है, किरीट रोपण है, ये सब किस में पढ़े थे? आपने किस में पढ़े थे? उस नंबर कौन से आप में? कायिक जनन के प्राकृतिक या कृत्रिम कायिक जनन में। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा के जो लैंगिक जनन। कायिक जनन समाप्त होने के बाद क्या आता है? हमारा लैंगिक जनन आता है। ठीक है, लैंगिक जनन में हमें क्या सबसे पहले जो पीछे वाली क्लास में होती है, लैंगिक जनन में जो मुख्यतः भाग कौन लेता है? पुष्प भाग लेता है। ठीक है, पुष्प की स्ट्रक्चर पढ़ ली हमने, पुष्प की पूरी संरचना पढ़ ली कि पुष्प में कौन से भाग नर जननांग होता है, कौन सा भाग मादा जननांग होता है, कौन से उसके आवश्यक अंग होते हैं और उनके कौन से सहायक अंग होते हैं। ठीक है, वो सारा हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, अब जो नंबर अध्याय 2 में आपका आता है नर एवं मादा जनन या युग्मोद्भिद की संरचना एवं विकास के। जो हमने वो पुष्प पढ़ा था, उस पुष्प वो क्या था? द्विलिंगी पुष्प था। द्विलिंगी माने कि नर जनन और मादा जनन दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित थे। ठीक है, अब हम उस पुष्प में उपस्थित नर जनन तंत्र को पढ़ेंगे। भाई जो पुंकेसर होता था, क्या था? नर जनन तंत्र पुंकेसर था। अब उस पुंकेसर में परागकोश कैसे बनते हैं, परागकोश में परागकणों का निर्माण किस प्रकार होता है, ये सब किस में पढ़ेंगे? नर जनन तंत्र में पढ़ेंगे। और जो मादा युग्मोद्भिद की बात आएगी तो उसमें हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु के मादा युग्मोद्भिद द्वारा किस प्रकार अंडाणु का निर्माण होता है और मादा युग्मोद्भिद में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? नर युग्मोद्भिद। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? नर युग्मोद्भिद में क्या पढ़ेंगे? हम पुंकेसर पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए नर युग्मोद्भिद में क्या है? आपके पुंकेसर तथा इसे किस नाम से जाना जाता है? लघु बीजाणुधानी या नर युग्मक। किस नाम से जाना जाता है? लघु बीजाणुधानी या नर युग्मक। अब हम पढ़ेंगे कि जो आवतबीजी पादपों में पुष्प होते हैं, पुष्पों में जो नर युग्मक है, वो जो नर युग्मक कौन होते हैं? परागकण या पुंकेसर होते हैं। ठीक है, अब ये पुंकेसर में परागकण किस प्रकार बनते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जो अब आता है पुंकेसर की जो संरचना होती है या नर युग्मक की जो संरचना होती है वो किस प्रकार होती है? इस प्रकार होती है। जो पुंकेसर में सबसे ऊपर शीर्ष पर कौन होता है? परागकोश होता है। ठीक है, क्या होता है? परागकोश होता है। परागकोश जिस स्थान से जुड़ा हुआ होता है, किसे पुतंतु से जुड़ा होता है, उसे क्या कहा जाता है? आपके योजी कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछ ले जाता है योजी क्या होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? परागकोश पुतंतु के जिस भाग से जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहा जाता है? आपके योजी कहा जाता है। और अगर आपके पूछ ले जाता है परागकोश क्या होता है, तो पुंकेसर में उपस्थित शीर्ष भाग जो दो भागों में बंटा होता है, कौन? परागकोश, जो या 2 पालियों में बंटा होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। और जो परागकोश के नीचे योजी से नीचे एक पुतंतु या लंबी तंतुनुमा जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं आप? पुतंतु कहते हैं। ठीक है, जो क्या होता है? पुंकेसर का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, और पुतंतु जिस परागकोश से जुड़ी हुई होती हैं उसे क्या कहते हैं आप? योजी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई पुंकेसर की संरचना के, भाई पुष्प के अंदर पुंकेसर किस प्रकार होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो पुंकेसर में जो ये पुतंतु और योजी की संरचना पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले परागकोश की संरचना क्या पढ़ेंगे कि भाई परागकोश की संरचना किस प्रकार होती है। और परागकोश की संरचना पढ़ने के लिए हम इधर देखिए जो डायग्राम बना है, तो ये क्या होता है? एक परागकोश होता है। ठीक है, ये जो परागकोश है, तो मैंने परागकोश को यहाँ से अनुप्रस्थ काटा, क्या से?
यहाँ से अनुप्रस्थ काट काटा तो कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। क्या इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। तो इस प्रकार की संरचना देखेंगे तो हमें 4 चैम्बर दिखाई देंगे। कितने? 4 चैम्बर, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर और 3 चैम्बर और 4 चैम्बर। ठीक है, अब जो ये 2 चैम्बर है ये पूरा है, ये एक चैम्बर क्या कहलाता है? पराकोष कहलाता है। क्या कहलाता है? पराकोष कहलाता है। और ये भी क्या है? पराकोष कहलाता है। ठीक है, एक पराकोष में कितने होते हैं आपके? 2 पालियां होती हैं। कितनी होती हैं? 2 पालियां, एक पाली ये, एक पाली ये। ठीक है, अब एक पाली के अंदर 2 पराकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? एक पराग पाली के अंदर 2 परागकोष्ठ होते हैं। ठीक है, ये होगी एक पराग पाली, ये होगी आपकी दूसरी पराग पाली। ठीक है, और प्रत्येक पराग पाली में कितने होते हैं? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। कौन कौन से? ये एक प्रकोष्ठ, एक प्रकोष्ठ, एक प्रकोष्ठ, एक प्रकोष्ठ। ठीक है, तो टोटल कितने प्रकोष्ठों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। और इसी 4 प्रकोष्ठों को ही कहते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी। ठीक है, ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो इस पराकोष्ठों में क्या होते हैं? आपके परागकण भरे हुए होते हैं। और जो ये परागकण होते हैं ये क्या होते हैं? आपके नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। अब ये परागकण कब कहलाते हैं? जब तक ये परागकोष्ठ से परागकण मुक्त नहीं हो जाते तब तक तो ये क्या कहलाते हैं? लघु बीजाणु कहलाते हैं। जैसे ही परागकोष्ठ से परागकण मुक्त या लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं तो वो किस नाम से जाने जाते हैं? परागकण। जब तक परागकण नहीं कहलाएंगे जब तक कि ये जो परागकोश है या परागकोष्ठ से मुक्त नहीं हो जाते। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक एक पॉइंट को। नंबर 1 पॉइंट आता है आपका, क्या आता है? नंबर 1 पॉइंट कि आवत बीजी पादपों में नर जननांग पुंकेसर होता है। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। क्या भाई? आवत बीजी पादपों में नर जननांग कौन होता है? ये पुंकेसर होता है। ये क्या है? पूरा पुंकेसर। किसकी संरचना है? आपके पुंकेसर की संरचना है। ठीक है, पुंकेसर होता है। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे आपका होता है परागकोश, जो किस पे? शीर्ष पर उपस्थित होता है। नंबर 2 पे होता है योजी, जिससे परागकोश पुतंतु से जुड़ा होता है। नंबर 3 पे होता है आपका पुतंतु, जो पुंकेसर की लंबी तंतुनुमा संरचना होती है। ठीक है, ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पे आता है आपका प्रत्येक परागकोश में 2 पाली होती हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इधर आइएगा, ये क्या होती है? आपका प्रत्येक परागकोश है। ठीक है, प्रत्येक परागकोश में 2 पाली होती हैं। ये पाली नंबर 1 और ये पाली नंबर 2। ठीक है, ये पाली 2 होती है तथा प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ये देखिए, प्रत्येक पाली में कितने? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। और ये प्रकोष्ठ कौन कौन से होते हैं? ये प्रत्येक पाली 1 हो गई, पाली नंबर 2 हो गई। ठीक है, ये होगी पाली नंबर 2। अब ये प्रत्येक पाली में कितने? 2 चैम्बर होते हैं या प्रकोष्ठ होते हैं। अब कौन कौन से? ये प्रकोष्ठ ए, ये प्रकोष्ठ बी। ठीक है, प्रकोष्ठ सी, प्रकोष्ठ डी। तो कितने चैम्बर हो गए कुल मिला के? आपके 4 चैम्बर या प्रकोष्ठ हो गए। ठीक है, क्या कहता है? प्रत्येक परागकोश में 2 पाली होती हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अर्थात प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। क्या होती हैं? और ये जो चारों होती हैं प्रकोष्ठ क्या कहलाती हैं? लघु बीजाणुधानियां होती हैं, या इसे हम किस नाम से जानते हैं? लघु बीजाणुधानियां होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कुछ एक्सेप्शन आता है, अपवाद आता है, जो मालवेसी कुल होते हैं। क्या होते हैं? मालवेसी कुल के पादपों में परागकोश में कितनी पाली होती है? 1 पाली होती है, जबकि इसमें हमने क्या पढ़ा? 2 पाली होती हैं। तो अगर परागकोश में 1 पाली होगी तो प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होगी? आपके 2। परागकोश में 1 पाली होती है तो यहां पे लिखेंगे अर्थात प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होगी? आपके 2 होगी, क्योंकि एक परागकोश में 1 पाली में कितने परागकोष्ठ होते हैं? आपके 2 होते हैं। अगर 1 ही पाली है तो प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होगी? आपके 2 होगी। ठीक है, इसके बाद आता है कि भाई इन बीजाणुधानियों में परागकणों का निर्माण होता है। ये आपको मैंने बता दिया कि इन्हीं परागकोश या लघु बीजाणुधानियों में किसका निर्माण होता है? परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, अब आता है विकास की प्रारंभिक अवस्था में परागकोश 4 परागपुटों का निर्माण करते हैं। किसके? कौन से पुटों का? 4 परागपुटों का। कौन कौन से? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये क्या कहलाते हैं? आपके परागपुट कहलाते हैं। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसका टॉपिक कि जो प्रत्येक परागपुट, क्या? प्रत्येक परागपुट की कुछ अधस्त्वक कोशिकाएं, कौन सी? अधस्त्वक कोशिकाएं
एवं अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी होती हैं। क्या होता है कि प्रत्येक परागकूट होता है ना, उसमें अदृश्य कोशिकाएं होती हैं जो क्या होती है, अन्य जो उसमें कोशिकाएं होती हैं उससे बड़ी होती हैं तथा सघन जीवद्रव्य युक्त होती हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, परपशु कोशिकाएं कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ रखा है कि परपशु कोशिका क्या कहलाती है या परपशु कोशिका किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा प्रत्येक परागकूट की कुछ अदृश्य कोशिकाओं अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी एवं सघन जीवद्रव्य युक्त होती है, जिन्हें क्या कहते हैं आप, परपशु कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परपशु कोशिका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि भाई प्रत्येक परपशु कोशिका एक परिणति विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। किसकी, दो कोशिकाओं का निर्माण। परिणति विभाजन होने पर कितनी प्रकार की कोशिकाएं बनती है, दो प्रकार की आपके अंदर कोशिका बनती है। नंबर 1 पे बनती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या बनती है आपकी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ठीक है, अब ये भित्तीय कोशिका क्या होती है आपको ये समझना है, इसमें क्या समझना है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ठीक है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका में क्या होता है कि सबसे पहले जो परागकोश बनता है या जो परागकोश के चारों ओर जो भित्तियां बनती है, ये कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की भित्तियों से मिलकर बना होता है भाई ये कवच। ठीक है, तो ये इसमें हम क्या पढ़ेंगे, भित्तीय कोशिका पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 2 पे आता है आपका प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ठीक है, अब जो हमने इसमें 4 प्रकार की भित्तियां पढ़ने के बाद अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं, वो जो क्या कहलाते हैं आपके, बीजाणु जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजाणु जनन। ठीक है, अब ये बीजाणु जनन क्या होता है, लघु बीजाणुधानी में बीजाणुओं के बनने की या परागकणों के बनने की प्रवृत्ति को ही बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम क्या, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, यहाँ पे तो हो गया आपके पुंकेसर और लघु बीजाणु या नर युग्मक का परिचय। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो पुंकेसर की परागकोश की संरचना किस प्रकार होती है। अब हम परागकोश के बारे में जानेंगे कि और परागकोश में परागकण किस प्रकार बने हुए या उपस्थित होते हैं। अब आपका जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, परागकोश की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ परागकोश। ठीक है, अब ये परागकोश की संरचना में हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे लिखा होता है प्रत्येक परागकोश परिवर्तन के फलस्वरूप 2 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित। नंबर 1 पे आता है परागकोश भित्ति और नंबर 2 होता है आपके बीजाणुजन कोशिका। क्या आती है, परागकोश भित्ति और बीजाणुजन कोशिका। ठीक है, अब इन जो परागकोश भित्ति होती हैं, इन परागकोश भित्ति से किसका निर्माण होता है, जो परागकोश के चारों ओर जो 4 प्रकार की जो भित्तियां बनती हैं, किसके कारण बनती हैं, परागकोश भित्ति के कारण बनती है। ठीक है, और नंबर 2 पे आता है आपका बीजाणुजन कोशिकाएं। अब जो ये 4 प्रकार की जो कोशिकाएं बनती हैं, परागकोश भित्ति बनती है, इसके अंदर क्या बनते हैं, बीजाणुजन कोशिका बनती है, जिसमें किसका निर्माण होता है, आपके लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जो किस रूप में होता है, परागकण के रूप में होता है। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, परागकोश भित्ति क्या होता है कि ठीक है, परागकोश भित्ति में हम क्या पढ़ेंगे, परागकोश भित्ति का निर्माण प्राथमिक भित्तीय कोशिका से होता है। किससे होता है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका से। ठीक है, और जो ये परिपक्व अवस्था में कितने स्तर में होती हैं, 4 स्तर में होती हैं। यहाँ पे ध्यान देना, आपके 4 स्तर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपके इस परागकोश भित्ति का कि जो परिपक्व अवस्था में है, जो ये कितने स्तरों में होती हैं, 4 स्तरों में होती हैं। अब ये जो 4 स्तर कौन कौन से हैं, इसको आपको याद रखना है। नंबर 1 पे आता है आपका बाह्य त्वचा, नंबर 2 पे आता है आपका अंतःस्थिशियम, नंबर 3 पे आता है आपका मध्य परत और नंबर 4 पे आता है आपका टेपिटम। नंबर 4 पे आता है आपका क्या, टेपिटम या पोषूतक। ठीक है, अब इसको पोषूतक क्यों कहते हैं, इसके द्वारा क्या किया जाता है, परागकणों को पोषण दिया जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन चारों का बड़ी डिटेल से एक को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है कि ये जो चारों स्तर किस प्रकार होते हैं, चारों स्तर होते हैं परिधि से केंद्र की ओर निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अब हम इन चारों का पढ़ेंगे इस डायग्राम के माध्यम से कि भाई अब जो ये परागकोश की संरचना होती है वो किस प्रकार होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये परागकोश की स्थिति होती है, मैंने आपको सबसे पहले एक डायग्राम बना के बताया था। ठीक है, जिसमें ये जो 4 पालियां होती थी, ठीक है,
इस प्रकार का कुछ डायग्राम था। वो जो 4 पालियां थी वो कौन कौन सी है, 1 पाली, 2 पाली, 3 पाली, नहीं सॉरी 2 पाली के अंदर 4 प्रकोष्ठ थे। एक प्रकोष्ठ नंबर 1, प्रकोष्ठ नंबर 2, प्रकोष्ठ नंबर 3 और प्रकोष्ठ नंबर 4। एक प्रकोष्ठ के अंदर प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है आपके, 4 होती है। लेकिन जो अगर प्रकोष्ठ की बात की जाए, एक प्रकोष्ठ में पालियों की संख्या कितनी होती है आपके, 2 पाली होती है, लेफ्ट पाली और राइट पाली, ठीक है। और राइट पाली, एक पाली के अंदर 2 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। अब होता है क्या है कि प्रकोष्ठ भित्ति में सबसे बाह्य परत क्या होती है, प्रकोष्ठ भित्ति की संरचना की मैं बात करूं तो सबसे पहले कौन सी संरचना होती है, बाह्य त्वचा होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा, परिपक्व अवस्था में 4 स्तरम होता है। 4 स्तरों में सबसे बाहर का स्तरम क्या कहलाता है आपका, बाह्य त्वचा कहलाता है, ठीक है। ये देखिए जो आपके जो सबसे बाहर वाली परत होती है क्या कहलाती है, बाह्य त्वचा कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 2 पे आपके अंतःस्थिशियम, क्या आता है, नंबर 2 पे आता है आपका अंतःस्थिशियम, ठीक है। और जो नंबर 3 पे आता है आपका क्या आता है, मध्य परत, क्या आता है, मध्य परत। अब देखिए 2 नंबर जो परत है वो क्या होती है आपकी, अंतःस्थिशियम होती है, ठीक है। ये देखिए नंबर 2 पे पूरी चारों ओर क्या बनी हुई होती है आपके, अंतःस्थिशियम बनी होती है, ठीक है। अब इस अंतःस्थिशियम के नीचे क्या होती है आपके, तीसरे नंबर पर मध्य परत होती है, क्या होती है, मध्य परत होती है, ठीक है। इसके बाद आता है सबसे नीचे क्या होती है आपके, टेपिटम होती है। ये देखिए टेपिटम होती है सबसे नीचे, 4 नंबर पर परत कौन सी है, टेपिटम है, जिसे क्या कहते हैं, पोषूतक कहते हैं, ठीक है। ये सबसे आंतरिक परत होती है, ठीक है, सबसे नीचे वाली या सबसे आंतरिक परत होती है। और जो ये टेपिटम है किसके, बीजाणुजन ऊतक के चारों ओर कवरेट होती है या चारों ओर ढके हुई होती है, किसको, बीजाणुजन ऊतक को। अब ये बीजाणुजन ऊतक क्या होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, परागकण होते हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं, नर युग्मक होते हैं, ठीक है, या लघु बीजाणुजन होते हैं, ठीक है। अब इन लघु बीजाणुजन के चारों ओर कौन सी, आपके एग्जाम में पूछ ले जाता है, लघु बीजाणुजन के चारों ओर कौन सी परत पाई जाती है, तो आपकी कौन क्या उत्तर होगी, टेपिटम पाई जाती है, ठीक है। और जो ये टेपिटम होती है क्या करती हैं, इनको परागकणों को क्या करती हैं, पोषण माध्यम में प्रदान करती है, ठीक है। अब हम इनको चारों से डिटेल से पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पे आपका आता है बाह्य त्वचा, क्या आती है, बाह्य त्वचा, ठीक है। इसके लिखा हुआ होता है कि ये परागकोश के भित्ति का सबसे बाहरी कोशिका का एकल स्तर होता है। ये हमने आपको पहले भी बता दिया है कि जो बाह्य त्वचा होती है सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जो क्या करती है, परागकोश को सुरक्षा प्रदान करती है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जो हमारी जो सबसे बाहर वाली कोशिका होती है वो क्या करती है, हमारी सुरक्षा करती है। जैसे कोशिका भित्ति क्या होती है, पात्व में सबसे बाहरी कोशिका कौन सी होती है, कोशिका भित्ति होती है, जो उनकी क्या करती है, सुरक्षा करती है। लेकिन हमारे क्या अंदर होती है, कोशिका भित्ति ना होकर क्या होती है, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसी प्रकार ये जो बाह्य त्वचा क्या करती है, एकल स्तर में होती है, जो परागकोश को सुरक्षा प्रदान करती है, इसकी रक्षा करती है। नंबर बी पे आता है आपका अंतःस्थिशियम, क्या आता है, अंतःस्थिशियम, ठीक है। ये परत बाह्य त्वचा के नीचे एवं एकल स्तर के रूप में पाई जाती है। ये देखिए आपके बाह्य त्वचा होती है और ये 2 नंबर पे क्या होती है आपके, अंतःस्थिशियम, जो किसके नीचे, बाह्य परत के नीचे एकल क्रम में एक ही रूप में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इस परत में कोशिकाएं मोटी एवं दीर्घित होती हैं। जो इसमें कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, मोटी एवं दीर्घित होती है, या दीर्घित का मतलब होता है विस्तार से फैली हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इन कोशिकाओं की आंतरिक स्पर्शरेखा के भित्तियों में एल्फा सेलुलोज, ये ध्यान रखिए, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं इनमें कौन सा सेलुलोज पाया जाता है आपका, एल्फा सेलुलोज पाया जाता है। या एल्फा सेलुलोज जम जाने के कारण इसमें रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं, जो किस प्रकार की होती हैं, यू आकार की होती हैं। अब जो ये अंतःस्थिशियम है इसमें क्या होता है, एल्फा सेलुलोज का जमा हो जाता है। कौन सा सेलुलोज, एल्फा सेलुलोज, इसमें कौन सा, एल्फा सेलुलोज, ठीक है। एल्फा सेलुलोज जमा होने के कारण इनमें क्या होती है, रेशेदार पट्टियां जम जाती हैं, जो किस आकार की होती हैं, यू आकार की, कैसी, यू आकार, ठीक है। इसके बाद आता है कि ये कोशिकाएं आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती हैं, क्या होती हैं, आर्द्रताग्राही या ह्यूमिडिटी की होती हैं, प्रकृति की होती हैं, जो एवं शुष्क अवस्था में होती हैं।
इससे इनमें खिंचाव तथा तनाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये आर्द्रताग्राही होती हैं। अगर इसमें आर्द्रता की गुण आ जाएंगे इस परत के अंदर, कौन सी अंतःस्थितियम परत में आर्द्रता के गुण आ जाएंगे, जिससे कारण इसमें क्या खिंचाव या तनाव उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। और इस तनाव जिससे कि परागकोश का स्फुटन होता है, जिससे क्या नम बनेगी तो क्या होगी, इसके परागकोश में स्फुटन होगा या परागकोश फट जाएगा, जिससे क्या परागकण मुक्त हो जाते हैं। किसके, आपके एग्जाम में पूछ रखा है कि जो एल्फा सेलुलोज किस परत में पाया जाता है या किस परत में जमी हुई होती है, तो आपका उत्तर होगा अंतःस्थितियम परत के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और जो अंतःस्थितियम के अल्फा सेलुलोज के जमाव के कारण किस प्रकार की पट्टियां या रेशे बन जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा यू आकार का, क्या, यू आकार का, ठीक है। और एक सवाल और बनता है आपके कौन सी कोशिकाओं में आर्द्रताग्राहिता प्रकृति के कारण इसमें खिंचाव या तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसमें स्फुटन होता है, तो आपकी कौन सी कोशिकाएं होती हैं, अंतःस्थितियम कोशिकाएं। ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें आर्द्रताग्राही या नमी के कारण क्या होती हैं, इसमें खिंचाव या तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि इस कोशिकाओं में स्फुटन हो जाता है। एक बात बताओ आप, जब बीज होता है, कोई बीज होते हैं, बीज को क्या है, थोड़े आर्द्रता में या जो पानी में भिगो कर रख देते हो या आर्द्रता प्रदान करा देते हो, तो थोड़ी देर बाद क्या होते हैं, बीज स्फुटन होते हैं और उसमें से अंकुर निकलने लगते हैं और नया पादप बनने लगता है। लेकिन आप एक सूखे बीज को रख दो तो उसमें स्फुटन नहीं होगा, क्योंकि उसमें आर्द्रता नहीं है या ह्यूमिडिटी नहीं है। इसलिए ये ह्यूमिडिटी कौन प्रदान करती है, आपके जो अंतःस्थितियम या अंतःस्थितियम परत होती है, जो क्या करती है, आर्द्रता प्रदान करती है, जिससे कि परागकोश से इसको स्फुटन करने में सहायक होती हैं, जिससे परागकण निकल जाते हैं। और जो परागकण निकलने के लघु बीजाणु निकल जाते हैं, अब इन लघु बीजाणु को निकलने के बाद ये क्या कहलाते हैं, परागकण कहलाते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे आता है आपका क्या, मध्य परत। क्या आती है, अंतःस्थितियम के नीचे एकल क्रम में पाई जाती है। कौन सी, ये जो अंतःस्थितियम है इसके नीचे क्या पाई जाती है, मध्य परत पाई जाती है, ठीक है। ये क्या लिखा, अंतःस्थितियम के अंदर की तरफ कोशिकाओं की 1 से 3 मध्य स्तर की निर्माण करती हैं। और ये किस प्रकार की, 1 से 3 परत, 1 या 3 से परतों से मिलकर बनी होती है, कौन सी, मध्य परत, ठीक है। अब आता है ये कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त एवं अल्पनिक होती है। कौन सी होती है, अकाल्पनिक होती है। इनका जो कोई काल्पनिक नहीं होता है, ये अकाल्पनिक होती है, ये नाम मात्र की होती है, इसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आता है आपके नंबर 4 पे, क्या आएगा, टेपिटम, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, कौन सी है, टेपिटम और अंतःस्थितियम, इनके बारे में अच्छी तरह से हम पढ़ लेते हैं। अंतःस्थितियम के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हमारे आपके आएगी कौन सी, टेपिटम, जिसको क्या कहते हैं, पोषऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषऊतक कहते हैं। अब ये पोषऊतक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है परागकण या लघु बीजाणु धानियों में जो लघु बीजाणु होता है उसको क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती है। अब हमारे परागकोश की संरचना की, जो परागकोश भित्ति की जो संरचना की 4थे नंबर पे आपके आता है क्या, टेपिटम या पोषऊतक। अब ये टेपिटम को इस दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, पोषऊतक। अब पोषऊतक का अर्थ होता है कि ये जो होता है क्या करता है, पोषण में सहायक होता है। किसमें, जो ये टेपिटम होते हैं ये क्या करते हैं, जो परागकण बनते हैं परागकोश के अंदर उसको क्या करते हैं, पोषण माध्यम प्रदान करते हैं। और जो ये टेपिटम है सबसे आंतरिक भाग होता है या सबसे भीतरी भाग होता है। 4 परतें होती हैं, उस चारों परत का सबसे पीछे वाला या सबसे नीचे वाला भाग होता है, ठीक है। अब बात करूँ तो ये पहला नंबर आता है कि जो परागकोश भित्ति का सबसे भीतरी स्तर होता है, ये क्या होता है, परागकोश का सबसे आंतरिक या सबसे भीतरी परत होती है, ठीक है। नंबर 2 पे आता है कि टेपिटम परत बीजाणुजन ऊतक के चारों ओर एकल स्तर के रूप में पाया जाता है। इधर देखिए ये क्या है, टेपिटम है। क्या है, टेपिटम है। 4 नंबर पे परत कौन सी है, टेपिटम है। जो क्या होती हैं, बीजाणुजन कोशिकाएं। जो टेपिटम के नीचे कौन सी है आपकी, ये रही बीजाणुजन कोशिकाएं, ठीक है। और ये जो बीजाणुजन कोशिकाओं के चारों ओर एकल स्तर रूप के परत के रूप में पाया जाता है, ठीक है, ये रही, ठीक है। इसके बाद आता है जो टेपिटम कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट होता है। जो टेपिटम होती है इनकी कोशिकाओं में जो केंद्रक होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर केंद्रक होते हैं जो क्या होते हैं, इसमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आवतबीजी पादपों में टेपिटम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे होता है आपका अमीबीय शेप और नंबर 2 पे होता है आपका ग्रंथियल शेप या ग्रंथि आकार या अमीबाकार, नंबर 1 पे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कि टेपिटम कोशिकाओं में वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं होती हैं। कौन सी होती हैं, वसीय
टेपिटम कोशिका में वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं होती हैं जिसे क्या कहते हैं, प्रीबियस, क्या प्रीबिस्काय, क्या कहते हैं, प्रीबिस्काय, क्या कहते हैं, प्रीबिस्काय पाई जाती हैं या इसे कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगी, प्रीबिस्काय कोशिकाएं होती हैं जो क्या करेगी, इस जो प्रीबिस्काय कोशिकाएं होती हैं इसके चारों ओर क्या जम जाते हैं, स्पोरोपोलिनिन, क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन जम जाता है, जिसके कारण ये प्रीयूबिस्काय किस में बदल जाती है, आपके यूबिस्काय में। कई बार एग्जाम में पूछ रखा है कि प्रीयूबिस्काय यूबिस्काय में किस कारण बदलती है, तो आपका उत्तर होगा स्पोरोपोलिनिन जमने के कारण। किसके ऊपर, जो ये प्रीबिस्काय कोशिकाएं होती हैं इसके ऊपर क्या जम जाती हैं, आपके स्पोरोपोलिनिन जम जाती हैं, जिसके कारण ये क्या होती है, किस में बदल जाती हैं, यूबिस्काय में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जो पराग कणों के परिवर्धन में टेपिटम पोषण प्रदान करने में सहायक होता है, ये मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पोषूत्र कहते हैं, क्योंकि जो इसमें लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं में क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। ठीक है, और इस परागकणों को पोषण कौन देता है, टेपिटम देता है। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा कि यदि परागकोश में टेपिटम का ह्रास परागकणों के विकास से पहले होता है तो परागकण क्या होंगे, आपके बंधीय होंगे। क्या होंगे, बंधीय। बंधीय का अर्थ होता है वो निषेचन में भाग लेंगे लेकिन वो निषेचन की क्रिया करने में असफल होंगे। क्या करेंगे, असफल होंगे। कि ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो टेपिटम का ह्रास, ये जो टेपिटम है, ये जो टेपिटम परत है, इसका ह्रास या इसका जो मतलब इसका जो नष्ट होना या जो ह्रास का अर्थ होता है इसका खत्म हो जाता है अगर ये परागकोश में टेपिटम का ह्रास, परागकण जो इस बीजाणुजन कोशिकाओं में क्या बनने होते हैं, परागकण बनते हैं। ठीक है, अगर इन परागकणों के बनने से पहले अगर इस टेपिटम का ह्रास हो जाता है तो ये जो परागकण बनेंगे जो आपके जनन में भाग नहीं लेंगे या जनन तो में भाग ले लेंगे तो लेकिन आपके जो ये जो है सेक्सुअल क्रिया में प्रयुक्त नहीं होंगे। ठीक है, किस कारण, क्योंकि इसकी जो बीजाणुजन की जो कोशिकाएं होती है सबसे बाहर की परत क्या होती है, टेपिटम नष्ट होने के कारण ये क्या होते हैं, परागकण बंदी हो जाते हैं। बंदी होने का अर्थ होता है कि वो सेक्सुअल क्रिया में भाग तो लेंगे लेकिन वो सेक्सुअल क्रिया नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे टेपिटम परत है जो पहले ही नष्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है आपका टेपिटम। इसके बाद आता है आपका बीजाणुजन कोशिकाएं। नंबर 1 पे कौन सी थी आपकी, हमने आपको बताई कि जो परागकोश की संरचना में परागकोश भित्ति पढ़ी थी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी, परागकोश भित्ति, जिसके क्या 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं इनके 4, सबसे पहले होता है आपका बाह्य स्तर, इसके बाद होता है अंतःस्थिशियम, इसके बाद होता है 3 नंबर पे मध्य परत और नंबर 4 पे हमने क्या पढ़ लिया, टेपिटम पढ़ लिया। इसके बाद आती है कौन सी आपकी बीजाणुजन कोशिकाएं। अब ये बीजाणुजन कोशिकाएं क्या होती हैं, इसमें पढ़ेंगे हम क्या, लघु बीजाणु जनन। अब ये लघु बीजाणु जनन क्या होता है, लघु बीजाणु जनन ये होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु या परागकणों के बनने की प्रकृति को ही क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब ये लघु बीजाणु जनन होता क्या है, किस प्रकार होता है, हम इसके बाद पढ़ते हैं। तो ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, लघु बीजाणु जनन। अब जो हमारे परागकोश भित्ति के बाद आता है बीजाणुजन कोशिका। कौन सी आती है, बीजाणुजन कोशिका। ठीक है, अब इस बीजाणुजन कोशिकाओं में क्या होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। किस में होता है, लघु बीजाणु धानियों में या परागकोश में किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब होता है बीजाणुजन कोशिकाएं क्या होती है, इसमें परागकोश में परागकोश की भित्ति द्वारा आवृत कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, बीजाणुजन कोशिकाएं कहलाता है। क्या कहलाता है, परागकोश होता है, उसमें परागकोश भित्ति होती है। जो परागकोश भित्तियां कौन कौन सी होती हैं, आपको पहले हमें इसी से पहले क्या पढ़ा था, जो सबसे पहले होती हैं कौन सी, बाह्य परत, बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्य परत और टेपिटम। ठीक है, ये क्या होती हैं, कोशिके, ये परागकोश भित्तियों द्वारा आवृत कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, बीजाणुजन कहलाता है। मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर पे बताया था कि जो बीजाणुजन कोशिकाएं होती है उसके चारों ओर कौन सी परत होती है, टेपिटम होती है। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है ये कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका निर्माण करते हैं, जो कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं। कैसी होती हैं, द्विगुणित या 2n होती है। ठीक है, जो प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होने पर 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कौन सा अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होने पर 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। कितने, 4 लघु बीजाणुओं के निर्माण का होता है।
अब क्या होता है पीएमटी या नीट की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या पूछा जाता है, अगर यहाँ पे तो होता है प्रत्येक लघु बीजाणु कोशिका में असूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु है, यहाँ पे प्रत्येक ना देकर मानना कि आपके दे दिया कि जो 5 लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने पर कितने लघु बीजाणु बनेंगे, तो 1 से कितने बनते हैं आपके 4 बनते हैं, तो 5 से कितने बनेंगे, तो 5 × 4 कर दो आप मल्टीप्लाई, तो कितने बनेंगे 20 बनेंगे, क्या 20 बनेंगे। अगर यहाँ पे 5 की जगह प्रत्येक की जगह क्या ले लो 5 लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने पर कितने लघु बीजाणु बनेंगे, आपके 20 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ये पीएमटी में इस लेवल का सवाल पूछा जाता है कि भाई यहाँ पे तो आपको यही समझना है कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने पर 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पे 1 ना देकर क्या दे दिया 5 दे दिया 10 दे दिया, तो उसका क्या करोगे संख्या का 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे या गुणा कर दोगे तो वो आपके लघु बीजाणुओं की संख्या आ जाती है। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक आता है क्या आता है लघु बीजाणु जनन। क्या आता है लघु बीजाणु जनन। अब ये जो लघु बीजाणु जनन होता क्या है, ये देखिए इधर, जब कोई 2n या 2n कोशिका होती है जो क्या होती हैं द्विगुणित होती हैं, इसे क्या कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या होती हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने पर ये कितने कोशिकाओं में बन जाता है 2 कोशिकाओं में बन जाता। ठीक है, अब इन दोनों कोशिकाओं में क्या होता है समसूत्री विभाजन होता है, तो क्या हो जाती हैं 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, और ये जो 4 कोशिकाएं कैसी होती हैं आपके अगुणित होती हैं या लघु, जिसे क्या कहते हैं लघु बीजाणु कहते हैं। अब आती हैं जो लघु बीजाणु जनन कहते किसे हैं, तो इधर देखिएगा पराकोष की लघु बीजाणु धानी में, क्या पराकोष की लघु बीजाणु धानी में उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये कौन सी होगी लघु बीजाणु धानी मात्र कोशिका होगी। मात्र कोशिका में कौन सा अर्धसूत्री विभाजन होने पर, कौन सा ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का या परागकणों का निर्माण होता है। ये देखिए जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने पर 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, जिसे क्या कहा जाता है आपका लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आपको शॉर्ट में याद करूं तो बोलूं तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित कोशिकाओं या लघु बीजाणु का बनना ही क्या कहलाता है आपके लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ये 1 नंबर की परिभाषा में आपके पूछ सकता है कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो लघु बीजाणु होते हैं, ये जो चारों अगुणित लघु बीजाणु होते हैं किस रूप में होते हैं चतुष्क के रूप में उपस्थित होते हैं। अब ये चतुष्क किस, और जो ये चतुष्क होते हैं हमारे, इसकी बात करें लघु बीजाणु जनन कोशिका में कितने प्रकार के होते हैं, चतुष्क 5 प्रकार के होते हैं। अब ये 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं इसका हम विस्तार से एक एक का पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लघु बीजाणु में चतुष्क के प्रकार। क्या पढ़ते हैं लघु बीजाणु में चतुष्क के प्रकार। लघु बीजाणु में जो चतुष्क होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। अब ये 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 पे आता है आपका चतुष्फलकीय। क्या आता है चतुष्फलकीय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेट्रापोडल। क्या कहते हैं टेट्रापोडल, जिसका अर्थ होता है चतुष्फलकीय। अब जो ये चतुष्फलकीय किस प्रकार होते हैं, इनमें एक ओर से देखने पर केवल 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं और जो चौथा होता है इन तीनों के पीछे की तरफ होता है। इस प्रकार के चतुष्फलकीय जो चतुष्क होते हैं इसमें क्या होते हैं, जो एक ओर से देखने पर तो हमें 3 क्या दिखाई देते हैं चतुष्क दिखाई देते हैं, लेकिन जो चौथा चतुष्क होता है वो इनके क्या होते हैं पीछे की तरफ होता है। ठीक है, आपने देखा होगा अशोक स्तंभ होता है, अशोक स्तंभ में क्या 4 सिंह हैं, कितने हैं 4 सिंह हैं, तो हमें एक और से चारों सिंह नहीं दिखाई देते हैं, चारों या जो 4 शेर होते हैं नहीं दिखाई देती हैं। उसी प्रकार जो इस चतुष्फलकीय होते हैं तो इसमें क्या 3 चतुष्क तो दिखाई देते हैं, लेकिन जो चौथा चतुष्क होता है वो पीछे की ओर होता है, दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं चतुष्फलकीय चतुष्क कहते हैं। नंबर 2 पे आता है आपका समद्विपार्श्विक। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनमें लघु बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं, और जो ये समद्विपार्श्व में होते क्या है, जो इसके चतुष्क होते हैं वो चारों ही एकदम प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई देते हैं। कौन कौन से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये चारों ही हमें एक प्रत्यक्ष रूप पे सामने दिखाई देते हैं। इसलिए इसका जो उदाहरण क्या है आपका
एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उसमें किस प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क पाया जाता है? समद्विपार्श्विक। कैसा? समद्विपार्श्विक। इसका अर्थ होता है जब चतुष्क को देखेंगे तो हमें चारों जो चार चतुष्क होते हैं चारों ही दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पे आता है आपका कौन सा? क्रोशित। ठीक है, अब ये क्रोशित क्यों कहते हैं? इसमें देखिएगा क्या होता है, इसमें दो लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण बनाते हैं। अब देखिए ये जो लघु बीजाणु हैं ये क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं। एक ये हो गया, दूसरे ये हो गया, तो क्या बनाते हैं? आपस में समकोण बनाते हैं, जिससे ऊपर वाले युग्म के दोनों लघु बीजाणु दानों, इसके जो ऊपर वाले युग्म में कितने? 2 लघु बीजाणु एवं नीचे वाले युग्म का केवल एक लघु बीजाणु दिखाई देता है। जो ये क्रोशित प्रकार का जो चतुष्क होता है इसमें क्या होता है? ऊपर वाले युग्म के दो चतुष्क और नीचे वाले युग्म का केवल एक चतुष्क दिखाई देता है। तो टोटल कितने दिखाई देते हैं? इसमें 3 दिखाई देते हैं और चौथा जो हमें नहीं दिखाई देता है ये कौन सा होता है? आपका क्रोशित होता है। इसके बाद आता है नंबर 4 पे आपका कौन सा? टी आकार। अब ये टी आकार किस प्रकार होता है? क्योंकि जो 2 युग्म होते हैं या 2 चतुष्क होते हैं ऊपर वाले में होते हैं और जो 2 वाले नीचे वाले कैसे होते हैं? देखिए इसमें जो चतुष्क के 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ होते हैं। कौन से? ऊपर वाले कैसे होते हैं? अनुप्रस्थ। ये तो होते हैं अनुप्रस्थ और ये दोनों होते हैं कैसे? लंबवत। कैसे होते हैं? लंबवत। लंबवत का अर्थ होता है ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, और अनुप्रस्थ का मतलब होता है पास में। कैसे? अनुप्रस्थ का मतलब है दोनों आपस में पास में होते हैं और जो नीचे वाले होते हैं 2 कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। तो ये किस प्रकार बनाते हैं? 2 अगर ऊपर पास वाले हो गए और नीचे वाले दोनों ऊपर नीचे हो गए तो ये आकृति कैसी बन गई? आपकी टी आकार बन गई। ये देखिए, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? टी आकार। क्या कहा जाता है? टी आकार। इसके बाद नंबर 5 पे आता है आपका रेखिक। क्या आता है? रेखिक आता है। इस प्रकार के चतुष्क में क्या होते हैं? जो चारों चतुष्क होते हैं एक ही रेखा के रूप में, एक जो सीधी रेखा होती है इसी के समान होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? रेखिक चतुष्क कहा जाता है। इसमें क्या लिखा? सभी लघु बीजाणु एक रैखिक क्रम में विन्यासित रहते हैं, इसीलिए इसे रैखिक चतुष्क कहते हैं। जो इसका उदाहरण होता है आपका हेलोफिला। क्या होता है? हेलोफिला। ठीक है, इसके बाद हम चतुष्क समाप्त होने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? आगे वाला जो टॉपिक आएगा हमारा जिसमें हम पढ़ेंगे क्या? परागपिंड। के भाई परागपिंड क्या होता है? थोड़े बहुत हम परागपिंड के भी बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? परागपिंड। परागपिंड या पोलिनिया। क्या इस परागपिंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलिनिया कहते हैं। ठीक है, अब ये पोलिनिया होता क्या है? कुछ पादपों में क्या होता है? कुछ पादपों में परागकण क्या करते हैं? परागकण परस्पर मिलकर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोलिनिया या परागपिंड कहते हैं। ये देखिए, परागकण मिलकर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं जिसे क्या कहते हैं? पोलिनिया कहते हैं। ठीक है, ये देखिए परागकण। ठीक है, और इस प्रकार की एक संरचना बनाती है तो इसे क्या कहते हैं? पोलिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिनिया या पोलिनियम। ठीक है, और ये जो सारे पोलिनियम मिलकर क्या बनाते हैं? पोलिनियम पिंड बनाते हैं। और ये जो संरचना होती है इसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेटर संरचना कहते हैं। कौन सी संरचना? ट्रांसलेटर संरचना। ठीक है, और जो ये मैंने ब्लू डॉट डॉट के बताए हैं ये क्या होते हैं? इसमें उपस्थित परागकण होते हैं। जो ये दोनों पिंड होते हैं, ये 2 पिंड होते हैं, आपस में किससे जुड़े होते हैं? एक कार्पस्कुलम से। किस पे? कार्पस्कुलम से। ठीक है, और जो ये क्या कहलाता है? पोलिनिया कहलाता है। अब आता है कि ये जो आपने जो संरचना बताई परागपिंड की, ये किस में पाई जाती है? ये जो आपके आँख का पेड़ होता है या आँख का पादप होता है उसमें ये पाई जाती है। और इसी आँख को बोटनिकल नेम है आपका कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। ये आँख कैसा पादप है? एक मरुस्थलीय पादप है। ठीक है, मरुस्थलीय पादप है। जो इसका नाम क्या है? बोटनिकल नेम कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। क्या है? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। ठीक है, अब आता है बहुबीजाणुता। क्या होती है? बहुबीजाणुता क्या होती है? कई बार 1 नंबर के सवाल में पूछ लिया जाता है। और एक को आपको बताऊं कि जो आपके 1 नंबर के सवाल में आपके परागपिंड या पोलिनिया की संरचना बनाओ, इस प्रकार का सवाल आ सकता है कि
आपके 1 नंबर के सवाल में क्या आएगा, पोलिनिया की संरचना बनाओ तथा इसकी परिभाषा बताओ। या तो आएगा पोलिनिया किसे कहते हैं या इसकी संरचना बताओ। ये तो होगी आपकी इसकी संरचना, और जो इसके जो उदाहरण भी पूछ लिया जाता है तो क्या होगा आपका आक है, जिसे बॉटनिकल में कहते हैं कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। ठीक है, इसके बाद आता है बहुबीजाणुता। ठीक है, अब ये बहुबीजाणुता क्या होती है, यदि एक चतुष्क में, देखिए एक बात होती है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एक चतुष्क में कितने होते हैं, 4 अगुणित लघु बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं, 4 अगुणित लघु बीजाणु होते हैं। लेकिन क्या होता है कि यदि कभी चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, बहुबीजाणुता या पॉलीस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीस्पोर कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो परागपिंड है इसमें क्या होते हैं, एक ही पोलिनिया में कितने होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं। इसीलिए इसे क्या कहता था, बहुबीजाणुता का भी उदाहरण है। कौन है, आपके कैलोट्रोपिस प्रोसेरा या आक। ठीक है, ये तो हो गए। अब आता है कि जो परागकोश का जो स्फुटन होता है उसे क्या कहते हैं। ये जो कई बार एग्जाम में पूछ रखा है कि जो परागकोश का स्फुटन होता है जिसे परागकण मुक्त होते हैं वो किस प्रकार होता है। तो देखिए परिपक्व परागकोश क्या होता है, परिपक्व परागकोश की भित्ति के फटने की क्रिया क्या कहलाती है, परागकोश स्फुटन कहलाती है। अब ये जो परागकोश भित्ति कौन सी होती है जिसमें स्फुटन की क्रिया होती है, मैंने आपको जब परागकोश भित्तियां पढ़ाई थी उसमें नंबर 2 पे पढ़ाई थी अंतःस्थिशियम। क्या पढ़ाई थी, अंतःस्थिशियम। ठीक है, उस अंतःस्थिशियम में क्या होती है, नमी के कारण या आर्द्रता के कारण क्या होती है, वो फट जाती हैं। किस कारण फटती हैं, आर्द्रता के कारण या नमी के कारण। ठीक है, और जो ये अंतःस्थिशियम फटती हैं तो इससे परागकोश स्फुटन हो जाता है, जिससे क्या होते हैं, इससे परागकण या लघु बीजाणु, और जो लघु बीजाणु होते हैं इसके अंदर बाहर निकल जाते हैं वो किस रूप में कहलाते हैं, परागकण। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो परागकोश हैं उसमें उपस्थित लघु बीजाणु स्फुटन की क्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके परागकण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पोलन या परागकण कहलाते हैं। ठीक है, अब आता है कि जो ये परागकोश या स्फुटन की विधियां हैं कि भाई परागकोश में स्फुटन किन किन विधियों द्वारा होता है। तो नंबर 1 पे आती है आपकी अनुप्रस्थ। क्या आती है, अनुप्रस्थ स्फुटन, जिसका उदाहरण होता है आपका क्या, तुलसी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लंबवत स्फुटन। कौन सा आता है, लंबवत स्फुटन, जिसका उदाहरण है आपके कपास। क्या होता है, कपास होता है। और इसके बाद आता है आपका छिद्रमय स्फुटन, जिसका उदाहरण होता है मकोप। क्या होता है, मकोप होता है। ये भी एक प्रकार का पद पे। ठीक है, नंबर 4 पे आता है आपका कपाटी स्फुटन। क्या आता है, कपाटी स्फुटन। ठीक है, इसका उदाहरण होता है आपका बारबेरी। आपको ये समझना नहीं है, केवल आपको इसके नाम, विधियां और इसके उदाहरण याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि परागकोश स्फुटन की विधियां के नाम बताओ, कौन कौन सी होती हैं। तो आपके 1 नंबर या 2 नंबर के सवाल में ये आ सकता है। तो आपके इनके ये जो विधियां और इसके जो उदाहरण है इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आज की जो क्लास होती है हमारी यहीं पे समाप्त होती है। जो कल हमारी जो भाग 2 आएगा इस पार्ट का, कौन सा, नर एवं मादा युग्मक का भाग 2 आएगा, जिसमें हम कल पढ़ेंगे कल क्या पढ़ेंगे, आपका जो टॉपिक होगा वो होगा नर युग्मकोद्भिद। क्या आएगा, नर युग्मकोद्भिद। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मादा युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद में पढ़ेंगे जो परागकण है वो किस प्रकार बनता है और परागकण से पराग नलिका वो किस प्रकार बनती है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम मादा युग्मकोद्भिद या गुरु बीजाणुधानी किस प्रकार बनती है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको जो मेरी ये क्लास है ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप मेरी क्लास को लाइक करना, शेयर करना तथा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकॉन दबाना, जिससे कि क्या है कि मेरी जो आगे वाली क्लास आ जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, तो आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू क्लास।